हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। हमने पेनी की एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही होगी और बहुत ही प्यार आप लोगों ने दिया है। और जहां हमने आपसे पूछा था कि आप किस पेनी पर वीडियो चाहेंगे और एज पर डिमांड टाइम टू टाइम 1 बाय 1 पेनी लाते जा भी रहे हैं और आपकी बहुत हेल्प भी हो रही है। किसी में आप कमा भी रहे हैं, किसी में फंसने से बच भी रहे हैं। और यहाँ बहुत से लोगों ने DHFL पर वीडियो बनाने की डिमांड की। तो दोस्तों आज आप ही के डिमांड पर हम लेकर आए हैं DHFL के ऊपर अपनी डिटेल एनालिसिस, जहां वीडियो को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। जहां सबसे पहले हम बात करेंगे DHFL के कंपनी प्रोफाइल के बारे में, फिर जानेंगे DHFL क्राइसिस को, उसके बाद देखेंगे इसके रेवेन्यू मॉडल को और फिर बात करेंगे इसके फाइनेंशियल और प्राइस चार्ट पे, जिससे पता चल सके कि क्या ऑपरेटर इसके अंदर एक्टिव है या नहीं। और फिर जानेंगे इनसे जुड़े रिसेंट डेवलपमेंट को, जहां एक ऐसी बात हम आपको बताएंगे कि जो आपको 440 वाट का झटका दे सकता है। और लास्ट में बॉटम लाइन यानी मेरी बात, मुझे क्या लगता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल 10:30 PM शो में मिलते रहें। तो दोस्तों 1984 में महाराष्ट्र से DHFL की शुरुआत हुई। DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी। अगर कंपनी के शुरुआती दौर की बात करें तो ये इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेट बॉडीज, नॉमिनेटेड एम्प्लॉय वगैरह को हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। साथ ही ये रेप्यूटेड कंपनियों को कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस लीज पर देने का भी काम करते थे। अब समय के साथ परिवर्तन किसे नहीं पसंद, तो वही हुआ। और जैसे जैसे समय बीतता गया DHFL अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड करता चला गया। ईयर 2000 में इसने अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, व्हीकल, पर्सनल लोन जैसे प्रोडक्ट को ऐड किया। साथ ही इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपना कदम रखा और 2015 में लॉन्च हुआ DHFL का यूनिक फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोडक्ट, जो कि आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी में बना हुआ है। बट क्यों, जानेंगे सब, सब्र तो रखिए। अब जैसा कि आप में से कई लोग DHFL के दबदबे को अच्छे तरीके से जानते होंगे, अच्छा चलिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई किया, सपोज 3 से 4 करोड़ तक का लोन। अब जो किए होंगे उन्हें ये पता होगा कि कैसे इतने बड़े अमाउंट के लोन को आपका DSA अलग अलग कंपनियों में टुकड़ों में लगाता है, जिससे कि लोन डिस्बर्समेंट जो हो जाए। बट उसी वक्त DHFL की एक ऐसी ही कंपनी जो बड़े बड़े लोन को इजीली डिस्बर्समेंट कर देती थी, यानी कि सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि DHFL बर्बादी के रास्ते पर निकल पड़ा। जानते हैं DHFL क्राइसिस। तो दोस्तों 2018 में ILFS नाम की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने बैंक लोन रीपेमेंट और कमर्शियल पेपर रिडम्पशन को पूरा करने में डिफॉल्ट हो गई। और हुआ क्या, NBFC सेक्टर को लगा जोर का झटका। जोर से क्रेडिटर्स, स्पेशली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अपने लेंडिंग नॉर्म्स को भी इस कदर टाइट कर दिए कि फिर ऐसा लिक्विडिटी क्राइसिस आया जहां छोटे से बड़े शैडो लेंडर बर्बादी के कगार पर आ गए। और DHFL तो उस वक्त इंडिया का 4th लार्जेस्ट मॉर्गेज फाइनेंशियल था। ऐसे में DHFL के CP खरीदने के लिए मार्केट में बहुत ही कम टेकर थे। इसके अलावा 2018 को NBFC के लिए और बदतर बनाने के लिए कई एलिगेशन लगे, जिसमें फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, प्रोमोटर के थ्रू फंड का हेरा फेरी जैसे कुछ आरोप शामिल थे। और DHFL के लिए ये एलिगेशन तब नाइटमेयर के रूप में आया जब 4 जून 2019 को इन्होंने अपने 900 करोड़ के ड्यू को डिफॉल्ट कर दिया। मामला अभी गर्मा ही रहा था कि DHFL में एक और स्कैम सामने आया। जी हाँ, उनके उस वक्त का MD कपिल वाधवन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर धीरज वाधवन के ऊपर सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का आरोप और DHFL पर ED की लाठी पड़ी। ये लाठी इतनी तगड़ी थी कि नवंबर 2019 में RBI ने DHFL के ऊपर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की शुरुआत कर दी।
तो जब डीएचएफएल और उसके प्रोमोटर की बात यहां हो रही है तो आपको एक बात और वाकिफ कर दूं कि कपिल वाधवन और धीरज वाधवन यस बैंक के स्कैम में भी फंसे हुए हैं और फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। तो क्या ये जानकारी आपको थी? नहीं तो लाइक का बटन दबाइएगा। रेवेन्यू मॉडल पे अब आते हैं। इन सारे बातों को बेहतर तरीके से कौन बताएगा? इनका रेवेन्यू मॉडल। इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को अगर आप देखोगे तो होम लोन 61% था, LAP 20%, प्रोजेक्ट लोन 15%, SME लोन 4%, यानी होम लोन में इनका काफ़ी बड़ा था कहानी, बट कहानी अब ख़त्म। उसके अलावा अगर आप अब हम टिकर टेप पे आते हैं और टिकर टेप पे इनके हम नेट इनकम को देखें तो आपको झटका लगेगा 2018 के बाद 19 और 20 में, जहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर टिकर टेप दिख रहा है। 2019 में 965 करोड़ का माइनस और वहीं पर 2020 में 13,455 करोड़ का माइनस आपके सामने दिख रहा है। कहने का सेंस है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से इनकी कहानी खराब पे खराब होती चली गई, वो आपके सामने है। और प्लस अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो मार्च 2020, सितंबर और दिसंबर में और भी बड़ा आपके सामने माइनस का फिगर दिख रहा है लगातार। उसी तरीके से अगर आप बैलेंस शीट में आते हो तो बैलेंस शीट में भी आप इनका लॉन्ग टर्म डेट देखोगे तो वो आपके सामने दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर टिकर टेप से साफ दिख रहा है कि टू मच प्रोमोटर होल्डिंग प्लेस्ड है, जो अपने आप में कहीं से सही नहीं है। तो आप इस टिकर टेप के टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे स्क्रीनर, MMI डील्स, जितनी भी इनसाइडर डील होती है, ये सब को बेहतर से तरीके से बताते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो लगातार FII की होल्डिंग गिरी ही है। प्राइस चार्ट, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ये बताता है कि इसमें ऑपरेटर एक्टिव है या नहीं, काफ़ी ज़्यादा सिखाने की कोशिश की है मैंने। 691 के हाई से गिरा था, जो आपको पता है एक ज़माने में ये मोस्ट हाईली एक्टिव शेयर होता था और बहुत अच्छे पैसे भी कमा के लोगों को देता था। बट इसमें किस तरीके से ऑपरेटर एक्टिव हैं कि लगातार अपर सर्किट लगा के ₹17.5 से लेके पहले 42.85 तक गए, वापस से लोअर सर्किट लगा और वापस से लोगों को बर्बाद किया ₹14.40, वापस से कुछ दिन से अपर सर्किट लगकर ₹18.90 हुए हैं। यानी समरी ये है कि बच जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, फंसने वाले एक राउंड में फंस चुके हैं, शायद दूसरे राउंड का नंबर लगने वाला है, जो कि चार्ट खुद बताता है। तो ये थी DHFL की अब तक की कहानी। अब आइए देखते हैं DHFL से जुड़े कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट को, जिससे आप इसको बेहतर और भी बेहतर समझ पाएंगे। तो अब सबसे बड़ी खबर जो DHFL में निकल कर आ रही है वो है कि इनके ऑडिटर ग्रांट थॉमरन ने रिसेंटली 6,182 करोड़ रुपीस का फ्रॉड रिपोर्ट किया है। मतलब पास्ट में जो लाठी पड़ी वो पड़ी, नई लाठी भी जोड़ के इन्हें पड़ रही है। अब आगे कुछ भी बात करने का मतलब क्या है, आप लोगों से जानना चाहूँगा कि किन लोगों ने DHFL में FD के तर्ज पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि ये खबर बड़े इन्वेस्टर को मोटा झटका देने वाली है और छोटे इन्वेस्टर को राहत की सांस। तो दोस्तों करंट टाइम की बात करें तो DHFL के ऊपर अराउंड 85,000 का डेथ है, जिसमें से 77,000 रिटेल डिपॉजिटर के पैसे फंसे हुए हैं और अराउंड 3,500 इंस्टीट्यूशनल फिक्स्ड डिपॉजिटर के। और जो DHFL के न्यू रिजोल्यूशन प्लान आए हैं उसके तहत ये कहा गया है कि जिनके 2 लाख के अमाउंट तक का FD है उन्हें पूरा पैसा वापस किया जाएगा, बट 2 लाख के ऊपर वालों की केवल 25% अमाउंट ही पे की जाएगी। हालांकि इस रेजोल्यूशन पे काफ़ी बवाल हो रहा है और लेप्रोसी फाउंडेशन, जो कि लेप्रोसी पेशेंट को सर्व करती है, वो इस डिसीजन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गई है। अब देखते हैं क्या ना होगा क्या नहीं होगा। उनके तो भैया 10 करोड़ फंसे हुए हैं। भैया दुनिया कितनी ख़राब हो गई है, इतना नेक काम करने वाले फाउंडेशन को भी DHFL ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब जो दूसरी बड़ी खबर DHFL से जुड़ी है वो ये है कि कंपनी के रिजोल्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके क्रेडिटर्स ने जिसे सक्सेसफुली बिडर्स के तौर पे चुना है वो है पीरामल ग्रुप। अब जो पीरामल ग्रुप के अजय पीरामल हैं को नहीं जानते हैं, उन्हें यहाँ याद दिला दूँ कि ये और कोई नहीं बल्कि मोटा भाई मुकेश अंबानी के समधी हैं और समधी जी ने यहाँ डेट से जुड़े रहे अपनी कंपनी पर दाव खेला है। अब ये दाव कितना सक्सेसफुल होगा ये वक्त बताएगा। और हाँ, एक और बात बता दूं, यहाँ की DHFL के बीडर लिस्ट में पीरामल ग्रुप के अलावा अदानी और US बेस्ड ओकट्री कैपिटल भी शामिल हैं। अब जो सोच रहे हैं
कि पीरामल ग्रुप के टेक ओवर के बाद चीज़ तुरंत बदल जाएगी, उन्हें ज़रा ये बता दूं कि यहाँ DHFL के ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं डेट रिकवरी के रिगार्डिंग, जहां 63 मून्स जैसे और भी कई नाम शामिल हैं, लिस्ट खत्म नहीं है। तो एक बॉटम लाइन क्या है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह DHFL धराशायी हुई है और जिस तरीके से इन पर डेट है, ऐसे में DHFL का वापस उतना मजबूती से खड़ा होना आसान काम नहीं होने वाला है, क्योंकि बात सिर्फ डेट की नहीं है, कस्टमर के भरोसे की है जो टूट चुका है और अपने रिजोल्यूशन प्लान के तहत जहां केवल 25% रिटर्न की बात कही गई है। हालांकि पीरामल ग्रुप के टेक ओवर के बाद चीज़ शायद थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि अजय पीरामल भी अपने में बहुत बड़ा नाम है, बट यहाँ ये बड़ा नाम DHFL के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा ये वक्त बताएगा। बट फिलहाल अभी का जो DHFL का सीन है वो कोई खास सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ऊपर से ये नया फ्रॉड जो रिपोर्ट हुआ है, तो मुझे फिलहाल DHFL में कोई स्कोप नहीं दिखता है। अगर आपको कुछ दिखता हो तो ज़रूर बताएं, कुछ पॉइंट छूट गया हो आप बताएं, और चार्ट में जब इस तरीके का क्लियर कट ऑपरेटर गेम होता है तब तो मैं दूर से प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि ऑपरेटर गेम में ये 18 रुपये से वापस 40 रुपये ले जाए कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर एक्टिव है और यहाँ पे सिर्फ ये गेम होता है रिटेल वालों का। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग वीडियो सुनते हैं, ऐसे तो कमेंट देने में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं, बट फंसे सारे होते हैं। मुझे आप बताएं कि इस तरह की तेज़ी को देख के आप कितनी बार फंसे हैं और कितना बार आपका पैसा डूबा है, क्योंकि दूसरे कभी इस तरीके से ना डूबे। मेरा ये मानना है कि जब पीरामल इसको टेक ओवर कर लें, चीज़ें अच्छी हो जाएं, तब हम पैसा लगाएं, क्योंकि इस तरह की कितनी कंपनियों में आप पैसा लगाइएगा, एक तरफ DHFL, एक तरफ जेट एयरवेज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कितने शेयर हैं। तो भाई मेरी कहानी है, मेहनत के पैसे हैं, मेहनत की जगह पे लगाएंगे जहां से सही रिटर्न आएगा, ना कि 1 का 10 बनाने की स्कीम में। 1 का 10 यानी लॉटरी लग गई तो भला, नहीं तो पैसे डूब गए। तो ये है मेरी क्लियर कट एडवाइस। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई हो, तो भाई वाला काम कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करके। थैंक यू सो मच।